नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख भागवत की 75 साल में रिटायर होने वाली सलाह की। क्या यह सलाह मोदी को दी गई थी? कांग्रेस ने तो कम से कम यही माना है। आपको बता दें कि कल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान मोरोपंत पिंगले की याद में दिया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोहन भागवत ने आखिर कहा क्या और किस संदर्भ में, जिसे बार बार विपक्षी दल भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह बात 9 जुलाई 2025 को नागपुर में कही, जहां एक किताब का विमोचन रहा। नाम था मोरोपंत पिंगले, द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस। एक किताब आरएसएस के दिवंगत नेता मोरोपंत पिंगले के नाम पर लिखी गई, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े प्रेरणा थे। कार्यक्रम में भागवत ने पिंगले की विनम्रता, दूरदर्शिता, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की तारीफ की और उन्होंने एक पुराना किस्सा सुनाया। मोहन भागवत बोले, मोरोपंत पिंगले जी 75 साल के हो गए थे। उस वक्त हम सब वृंदावन की एक बैठक में थे। शेषाद्री जी ने कहा, आज मोरोपंत जी के 75 साल पूरे हुए हैं। उन्हें शॉल पहनाई गई। इसके बाद उनसे बोलने को कहा गया। पिंगले जी ने मजाक में कहा कि मैं जब खड़ा होता हूं तो लोग हंसते हैं, बोलता हूं तो भी लोग हंसते हैं। मुझे लगता है कि अब लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। मैं जब मर जाऊंगा तब लोग पत्थर मार कर चेक करेंगे कि मैं सच में मरा हूं कि नहीं। फिर पिंगले जी ने आगे कहा कि 75 साल पर शॉल पहनाने का मतलब मैं जानता हूं। इसका अर्थ है कि आपकी उम्र हो गई है, आप जरा साइड हो जाओ, हमें काम करने दो। साफ है कि ये पूरा बयान कर्मयोगी मोरोपंत पिंगले की याद में था, जिन्होंने 75 साल में भी अपने आप को कर्तव्य पथ पर फिट पाया, लेकिन लोगों की भावनाओं को उन्होंने उजागर कर दिया। मोहन भागवत ने आगे कहा कि पिंगले उम्र के आखिरी दिनों तक भी सक्रिय रहे, सलाह देते रहे, चिंतन करते रहे। मोहन भागवत मोरोपंत पिंगले को निस्वार्थता की मिसाल बताया और कहा कि पिंगले ने कभी भी अपनी तारीफ नहीं सुनी, हमेशा काम पर ध्यान दिया। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उन्होंने अशोक सिंघल को आगे रखा, खुद बैकग्राउंड में रहे। पिंगले खुद 75 साल बाद भी सक्रिय रहे। 1992 यानी बाबरी मस्जिद ध्वंस के वक्त उनकी उम्र 74 साल थी और वे 6 दशक से ज़्यादा काम करते रहे। मोहन भागवत ने अपनी स्पीच में जीवन भर सक्रिय रहने का संदेश दिया, न कि रिटायर होने का। उन्होंने कहा कि अगर स्वस्थ और दिमाग ठीक है तो आप काम जारी रखो। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी एक साल के अंदर 75 साल के हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने यह व्यंग अपने लिए किया था, न कि पीएम मोदी के लिए। लेकिन हुआ उल्टा, विपक्ष ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया। इस प्रकरण में तो मानो कांग्रेस के लिए मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री, कैसी घर वापसी है ये। लौटते ही सरसंघचालक द्वारा याद दिला दिया गया कि 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सरसंघचालक से भी कह सकते हैं कि वे भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। यानी एक तीर दो निशाने। इसी बात पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायर कराया। अब देखते हैं वे अपने लिए क्या करेंगे। लेकिन राजनीतिक विवाद में जाने से पहले जानते हैं कि मोरोपंत पिंगले थे कौन। आखिर संघ में मोहन भागवत ने उनके किन कारणों के कारण उन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। आपको बता दें कि मोरोपंत पिंगले, द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिजर्सेंस, एक सिर्फ जीवनी ही नहीं बल्कि भारत के हालिया इतिहास में हिंदूवादी राष्ट्र आंदोलन को आकार देने वाले एक प्रमुख विचारक और कार्यकर्ता की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण भी है। आपको बता दें कि मोरोपंत पिंगले, जिनका पूरा नाम मोरेश्वर नीलकंठ पिंगले था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अग्रणी नेता रहे। उन्हें मराठी में हिंदू
जागरणाचा सरसेनानी यानी हिंदू जनजागरण के सेनापति की उपाधि से विभूषित किया जाता है। मोरोपंत पिंगले का जन्म 30 अक्टूबर 1919 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। वे 1930 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और उन्हें डॉक्टर हेडगेवार का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने नागपुर के मॉरिस कॉलेज से बीए तक की शिक्षा पूरी की। मोरोपंत पिंगले ने अपने जीवन की शुरुआत आरएसएस में 1941 से की। उनके 65 वर्षों के लंबे कार्यकाल में आरएसएस के अखिल भारतीय सहकार्यवाहक तक का दायित्व उन्होंने संभाला। 1975 के आपातकाल के दौरान पिंगले 6 अघोषित सरसंघचालकों में से एक थे जिन्हें गुप्त रूप से संघ के कार्यों का मार्गदर्शन का मौका मिला। जीवन के अंतिम कालखंड में पिंगले अखिल भारतीय कार्यकारिणी के भी आमंत्रित सदस्य थे। 1981 में मीनाक्षीपुरम के धर्मांतरण की घटना के बाद उन्होंने संपूर्ण देश में सांस्कृतिक रक्षा अभियान का कार्य किया, जिसके तहत विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण को रोकने के लिए संस्कृति रक्षा निधि योजना शुरू की। 1983 की बात करें तो एक एकात्मक यात्रा भी उन्हीं की सोच का परिणाम था, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना था। मोरोपंत पिंगले राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में मोरोपंत पिंगले को अयोध्या आंदोलन का असली रणनीतिकार बताया है। पिंगले ने देश भर में राम शिलाओं के पूजन और लगभग 25,000 शिला यात्राएं अयोध्या के लिए निकालने की भी योजना को कार्य रूप दिया, जिससे लगभग 6 करोड़ लोग सीधे इस आंदोलन से जुड़े। पिंगले ने राम जानकी रथ यात्रा 1984 में का भी संयोजन किया। पिंगले गौरक्षा, गौ अनुसंधान, वैदिक गणित के प्रबल समर्थक थे और उद्योग का महत्व भापते हुए पिंगले ने लघु उद्योग भारती की भी स्थापना में सहयोग दिया। महाराष्ट्र में वनवासी क्षेत्रों में सेवा कार्य शुरू किए, जैसे देवबांध में सेवा प्रकल्प, कलवा स्थित कुष्ठ रोग निर्मूलन प्रकल्प। महाराष्ट्र के सहकारी क्षेत्र में स्वयंसेवकों द्वारा संचालित बैंकों की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। साप्ताहिक विवेक मुंबई की विस्तार योजना के भी जनक थे। नाना पालकर स्मृति समिति, रुग्ण सेवा प्रकल्प मुंबई को भी उन्होंने प्रेरणा दी। सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए भी वैज्ञानिकों के साथ यात्रा किया और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयासों में सक्रिय रहे। मोरोपंत पिंगले का निधन 21 सितंबर 2003 को नागपुर में हुआ। मोरोपंत पिंगले को अपनी विनम्रता, दूरदर्शिता, निस्वार्थ समर्पण और विभिन्न विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने की क्षमता के लिए याद किया जाता है। मोरोपंत पिंगले ने कभी भी अपनी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया, कभी भी सम्मान समारोह में जाने से बचते रहे। पीएम नरेंद्र मोदी और भागवत चीफ मोहन भागवत का पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा में अपने आप को खपा देने में ही बीतता रहा है। अगर दोनों की बात करें तो पीएम मोदी 75 साल की उम्र में भी रैलियां करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दौरों पे जाते हैं और बैठकें लेते हैं। उनकी एनर्जी लेवल युवाओं को भी मात देती है। आरएसएस और बीजेपी के इतिहास को देखें तो 75 साल की उम्र पर मार्गदर्शन मंडल में भेजने की कुछ सालों से परंपरा रही है, लेकिन बीजेपी में यह कोई सख्त नियम नहीं है। देश काल परिस्थिति के अनुसार फैसला लिया जाता है। जैसे मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी को 2014-15 में मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। अमित शाह ने 2023 में साफ कर दिया था कि बीजेपी के संविधान में रिटायरमेंट जैसे कोई क्लॉज नहीं है, न कोई नियम है। मोदी जी 2029 तक भारतीय जनता पार्टी के जरिए भारत की सरकार को लीड करते रहेंगे। राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसी ही बात दोहराई। यानी मोदी की दावेदारी को लेकर बीजेपी में कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपक्ष की राजनीति से साफ है कि चुनाव में पीएम मोदी को कोई हरा नहीं पा रहा है। ऐसे में वह बयानों को तोड़ मरोड़ कर अफवाह के फैला रहे हैं, ताकि जबकि खुद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी कब का 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं। जबकि हकीकत है कि भागवत आरएसएस चीफ हैं और उनका फोकस
उनका फोकस संगठन और विचारधारा पर है, न कि राजनीतिक सत्ता पर। आखिरी बात, पीएम मोदी की लोकप्रियता उनकी सेहत से है, उनकी मेहनत से है, न कि उनके उम्र से। वे 2014 से लेकर अब तक 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और 2024 में भी एनडीए की जीत में उनका बड़ा योगदान रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 विशिष्ट गेस्ट। पहला संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस, और दीपक शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप चौधरी जी, यह सवाल आज उठ ही क्यों रहा है? संदीप चौधरी जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, ये सवाल इसलिए आज देश में उठ रहा है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आपने सबने देखा बीजेपी के अंदर कई नेताओं को किनारे लगा दिया गया, ये कहकर कि अब आपको मार्गदर्शन मंडल में डाला जा रहा है। और वो सभी पॉलिटिशियन 75 या 75 प्लस थे। इसका इस बात से कोई फायदा, कोई मतलब नहीं है कि भाई समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, बसपा क्या सोचती है, आरएलडी क्या सोचती है, या कांग्रेस क्या सोचती है। ये एक चर्चा हो जाती है। अगर आपके ऑफिस में कुछ ऐसा होने लगे कि भाई 75 प्लस वालों को निपटा दिया गया, तो फिर ऑफिस के लोग या जो आपसे जुड़े लोग होंगे वो जरूर जो भी 75 के आसपास पहुंचेगा उस पर चर्चा करेंगे कि शायद अब इनके बाद नेक्स्ट कौन। क्योंकि ये इतने बड़े संगठन, इन संगठनों में लोगों की कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, नेताओं की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है। झूठ बोलने वालों की बात छोड़िए, सच बोलने संदीप चौधरी जी, हम आपकी इस बात पे दोबारा आएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या मोदी का कोई विकल्प है। रतन तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस। रतन तिवारी जी, पहला सवाल आपसे यही है कि जब आपकी पार्टी में 83 साल के खड़गे साहब हैं, 78 साल की सोनिया गांधी जी हैं, तो मोदी जी के आयु के बारे में विचार करना कहां तक नैतिक है कांग्रेस के लिए? आप आवाज अपनी अनम्यूट कर लीजिए रतन तिवारी जी। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अगर आपके पार्टी में खड़गे साहब हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं, तो मोदी के ऊपर सवाल क्यों? नहीं, 83 साल की उम्र वाले खड़गे जी पे आप आधी बात मत करिए। 83 साल की खड़गे जी वाली बात को आप हटा दे रहे हैं। 78 ईयर की सोनिया गांधी जी हो गई हैं, तो फिर आप लोग उम्र का किस तरीके से तगाजा दे सकते हैं? उम्र का तगाजा हम नहीं दे रहे। उम्र का तगाजा का जो कानून है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में लागू किया और उसी नियम के तहत नहीं, आपको फिर बता दे रतन तिवारी जी, आपने हमारी रिपोर्ट नहीं सुनी है। बीजेपी के संविधान में कहीं भी इस तरह का कोई क्लॉज नहीं है। 2023 में भी अमित शाह गृह मंत्री ने साफ कर दिया था कि बीजेपी में इस तरह का क्लॉज नहीं है। तो आप बताइए ना, आप बता दीजिए कि मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी को चुनाव लड़ने से क्यों दूर कर दिया गया? क्या 75 वर्ष की आयु सीमा तय नहीं की गई थी भारतीय जनता पार्टी में? बिल्कुल तय की गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने खुले मंच से इसे कहा था और स्वीकारा भी था। और भारत के एक एक लोगों को पता है कि 75 वर्ष की आयु सीमा बीजेपी ने तय की है। कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा नहीं है। आप खड़गे जी और श्रीमती सोनिया गांधी पर सवाल नहीं पूछ सकते। यहाँ तक कि नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हैं आपसे। आप सुनिए रतन तिवारी जी, आपसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, चूंकि आप ही की पार्टी के लोग हैं। आप कहेंगे मेरी पार्टी में 90 साल का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और दूसरा वाला 75 से नीचे ही रहना चाहिए, ये कोई बात हुई क्या? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हमने तो कभी नहीं कहा ना, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ पे 75 वर्ष की आयु की सीमा तय की गई है। हमारे यहाँ पे आप 100 साल के रहेंगे तो हम आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पे उन्होंने ये नहीं, उनका ये आंतरिक मामला था, लेकिन फिर भी सवाल इतना उठता है। तो सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है। नहीं, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। आपको मैंने बता दिया, आपने हमारी रिपोर्ट सुनी होगी। मैंने बताया मोरोपंत पिंगले जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने कभी भी कोई मान सम्मान की अपेक्षा नहीं की। उन्होंने, जब उनकी उम्र 75 साल हो गई थी, जब उनका सम्मान किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि लोग, अब जब मैं खड़ा होता हूं तो लोग हंसते हैं,
लोग मुस्कुराते हैं, मुझे लगता है मेरी उपयोगिता खत्म हो गई, लेकिन वह अपनी उम्र के अंतिम समय तक राष्ट्र के लिए चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, तमाम ऐसी गतिविधियों में शामिल रहे जो भारत को आर्थिक उन्नति की ओर ले जाती रही। यानी उनका भी साफ कहना था, जब तक आपकी बुद्धि, विवेक, स्वास्थ्य काम करता है तब तक आपको राष्ट्र के काम में संलग्न रहना चाहिए। लेकिन शायद ये बातें आपको हमें लगता है कि आप देर से जुड़े, ये बातें आपको नहीं सुनाई दी। लेकिन संदीप चौधरी जी, उस पूरे प्रकरण को पूरी तरीके से उलट दिया गया, ये कहां तक जायज है? क्या करूँ बताओ ना। देखिए मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से इस चीज की चर्चा हो रही है, किसी दूसरी पार्टी के या किसी संगठन के व्यक्ति ने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया कि भाई किस एज में रिटायर हो जाना चाहिए। दूसरे संगठन और दूसरी पार्टियों की ये मान्यता है कि जब तक आपकी एक्सेप्टेंस है जनता के बीच में, या जब तक आप काम कर सकते हैं आपको काम करना चाहिए। हमारे यहाँ हमने ऐसे पॉलिटिशियन भी देखे जो व्हील चेयर पे चलते रहे, उन्होंने काम किया। हमने ऐसे पॉलिटिशियन भी देखे जो कैंसर से लड़ते रहे और उन्होंने काम किया। हमने कई तरीके के विभाग लोग भी देखे जो काम करते रहे। संदीप चौधरी जी, सीधे सीधे बताइए ना कि प्रधानमंत्री मोदी से ऐतराज क्या है आपको? केवल यही कि 75 साल है, कुछ और भी है? देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको किसी से ऐतराज कैसे हो सकता है? भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो मैंडेट लेकर प्रधानमंत्री बने हैं, भले ही वो आज की तारीख में दूसरे दलों से समर्थन लेकर के प्रधानमंत्री हैं, वो एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन रिटायर होना नहीं होना ये बीजेपी का या मोदी जी का अपना फैसला है। इस बात पे डिबेट हम इसलिए कर रहे हैं कि कई नेताओं को मोदी जी ने ये कहकर निपटा दिया कि आपकी उम्र हो गई है आराम करने की, और इसी चीज को भागवत साहब ने 75 संदीप चौधरी जी, राजनीति में तो निपटाने का खेल शुरू से जारी रहा है। कोई भी आदमी जब पद पे आता है तो किसी को निपटा के ही आता है, बिना निपटाए तो कोई आदमी आ ही नहीं पाता है। अब सवाल इतना है कि क्या ये नैतिक तरीके से किया गया, अनैतिक तरीके से? दीपक शर्मा जी, इस सवाल का जवाब हम उन लोगों से लेंगे, संदीप चौधरी जी से, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, क्या आरएसएस की जो कार्यप्रणाली है, क्या वह बहुत ज्यादा इस समय राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं हो गई है? राजनीतिक विमर्श की जगह राजनीतिक निष्कर्ष की ओर बढ़ रही है? दीपक शर्मा जी। जी, देखिए ऐसा है कि आदमी की किसी भी व्यक्ति की किसी भी वस्तु की उपयोगिता यदि है राष्ट्र के लिए, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है ऐसी भावना है, तो यदि किसी की उपयोगिता है और उपयोगी है तो उपयोग होना चाहिए। राष्ट्र के लिए जीवन खर्च करना इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती, इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। तो ऐसा भी है। और क्योंकि विषय अभी हास्य का भी हो रहा था कि हास्य में ऐसा कहा कि 75 वर्ष का भी देखिए ध्यान में आएगा, 10 वर्ष पर डीजल के वाहन बंद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लोगों को लगता है कि अभी चल सकते हैं तो क्यों नहीं चलना चाहिए। ऐसा तो है, कागजों में मानक यदि कुछ है और वो मानक से बाहर होकर के दीपक शर्मा जी, आपको बता दूं कि अमित शाह जी ने भी साफ कर दिया है कि इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यानी ये केवल कुछ लोगों की एक कमेटी की अपनी मंत्रणा थी, जिसमें एक निष्कर्ष निकाला गया कि 75 साल से ऊपर वाले लोगों को रिटायर कर दिया जाए ताकि पार्टी सही तरीके से चल सके बिना बाहरी हस्तक्षेप के। अब जो लोग जीवन भर आडवाणी का और मुरली मनोहर जोशी का विरोध करते रहे, आज वही राजनीति के तहत उनके पक्ष में खड़े दिखते हैं। इसे आप देश हित में समझते हैं या देश के खिलाफ? वो राजनीति का विषय क्या है वो तो राजनीतिक लोग समझा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे केवल देखना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जितना मैं समझता हूँ एक ऐसी परंपरा है, निकालने की परंपरा नहीं है, किसी को जाने की परंपरा नहीं है। जाना है वो अपनी स्वेच्छा से जाना है, स्वयं कारणों से जाना है, तो जाना है तो निकालने शासन और इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है। अनावश्यक रूप से कोई इस प्रकार के निष्कासन की कोई प्रक्रिया नहीं है। चलिए रतन तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को अगर नहीं पसंद करते हैं आप लोग, तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों उनको हटाना चाहिए? और संदीप चौधरी जी से इसके बाद हम पूछेंगे कि उनके रहने से क्या फायदा है। रतन तिवारी जी। देखिए, मोदी जी को पसंद ना पसंद करना वो मेरा विषय नहीं है जी।
145 करोड़ की जनता को ऐसा लगने लगा है कि जो व्यक्ति 15-15 लाख रुपए देने का वादा करता था, जो व्यक्ति हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करता था, जो अच्छे दिन लाने की बात करता था, जो विदेशों में जमा काले धन का आंकड़ा बताता था, जो किसानों की आय दुगना करने की बात करता था, वो व्यक्ति जितने भी वादे किए उस वादे से मुकर कैसे गए। और नंबर 2 कि जो व्यक्ति 450 में गैस सिलेंडर के बैनर लगवाता था, वह व्यक्ति आज भी 450 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं दे पाया। हम तो बार बार इनसे पूछते हैं, लेकिन उसके बाद भी, इन सब बातों के बाद भी 2014 से यही गीत गा रहे हैं आप। लेकिन भारत की जनता 3 बार लगातार मोदी को निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री बना रही है। भारत के संविधान में नियमों के मुताबिक वह पद पे बने हुए हैं। 2024 में जनता ने उन्हें नकारा है। आपको नकारा है, 100 सीट से ऊपर नहीं पाए। आप कह रहे हैं 240 वाला नकार दिया गया। क्या बात करते हैं रतन तिवारी जी, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। मैं अमेरिका से थोड़ी हूं कि आप लोग ये बात कह देंगे और मैं मान लूंगा। संदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारत के संविधान में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, मोदी जी का कोई विरोध नहीं कर सकता। ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। फिजिकली रूप से एक्टिव है, मेंटली रूप से एक्टिव है। बीजेपी में व्यापक समर्थन है, संघ का मौन समर्थन है। संगठन के प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो भी किया उसका पूरा देश समर्थन कर रहा है। वैश्विक कूटनीति में भारत बड़ा चेहरा बन चुका है। अब संदीप चौधरी जी, आपकी उनसे क्या आशाएं हैं? संदीप चौधरी जी, उनकी विदेश नीति फेल हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक भी देश इनके खड़ा नहीं। रतन तिवारी जी, अब सुन लीजिए संदीप चौधरी जी की बात, बताइए। देखिए, जहां तक बात आती है किसी संगठन से आने वाले व्यक्ति की, वो जिम्मेदारी उस संगठन की है कि उनको कौन सा नेता सूट करता है। वो किसको प्रधानमंत्री बनाते हैं, किसको गृह मंत्री बनाते हैं, किसको रक्षा मंत्री बनाते हैं। लेकिन चूंकि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष की भी मैं आपको क्लियर कर दूं। विपक्ष का ये रोल है कि आज अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और कल अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाते हैं या कल राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो विपक्ष तो अपना काम फिर भी करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष उसका गुणगान करने लगेगा या विपक्ष केवल मोदी जी के खिलाफ है। ये नीतियां हैं, दोनों की अपनी अपनी सोच है, उसके हिसाब से राजनीति चलती है। चेहरा कोई भी हो, इसके पहले अटल जी रहे तब भी विपक्ष था, उसके पहले कांग्रेस के कई प्रधानमंत्री रहे। और रही बात 2 बार कोई प्रधानमंत्री बनता है, 3 बार बनता है, 4 बार भी बन सकता है। ये चीजें हमारी राजनीति कैसे, जब तक कोई पार्टी जीतती रहेगी वो अपना प्रधानमंत्री किसी को भी बना सकती है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस ने बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए। अब बीजेपी का दौर चल रहा है, तो बीजेपी को वो चीज हासिल है, बीजेपी अपने लोगों को प्रधानमंत्री बना रही है। बेहद अहम बात आप संदीप चौधरी जी कह रहे हैं मुद्दा तो बना रहेगा चाहे कोई भी आए। लेकिन मोदी की विरासत को अगर आरएसएस के नजरिए से देखना हो, दीपक शर्मा जी आप कैसे देखेंगे? आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, व्यक्ति को नहीं देखता है, देश को देखता है। अरे लेकिन व्यक्ति तो जरूरी है ना। देश को देख लिया, हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ा दिया मोदी जी ने। समान नागरिक संहिता पे काम कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे काम चल रहा है, गौवंश संरक्षण और संवर्धन पे काम चल रहा है, एजुकेशन पे पूरा काम चल रहा है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात चल रही है, भारतीयता को मजबूत किया जा रहा है, बड़े राष्ट्रीय हित से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है। कई तो पूरे भी हो गए हैं। अब आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी? हमारी अपेक्षाएं तो अखंड भारत की हैं। हमारी अपेक्षाएं तो समाज को एकनिष्ठ करने की हैं। हमारी अपेक्षाएं तो राष्ट्र को राष्ट्र के प्रतिभावना है। हमारी प्रेरणा वसुधैव कुटुंबकम से चलती है जी। कि सारा विश्व एक पटल पर आकर एक परिवार की भांति रह पाए। इस यहाँ आतंकवाद का नामो निशान ना हो। अखंड भारत का सपना। दीपक शर्मा जी बेहद अहम बात बता रहे हैं संदीप चौधरी जी। अखंड भारत का लक्ष्य है, हिंदुत्व दिल में बसा हुआ है, संपूर्ण मानवता का कल्याण है। यानी मोदी को अभी 1947 तक चलना पड़े तो चलाया जाएगा। संदीप चौधरी जी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मोदी के बिना आप भारत को देखते हैं तो क्या लगता है कि 2014 से पहले वाले हालात तो नहीं बन जाएंगे, जहां क्षेत्रीय दलों की प्रमुखता होगी, राष्ट्रीय एकता अखंडता पे खतरा होगा?
देखिए, अगर क्षेत्रीय दलों की प्रमुखता की आप बात करें तो क्षेत्रीय दलों की प्रमुखता कहाँ नहीं है। बिहार में जो सरकार चल रही है क्या वो क्षेत्रीय दलों से नहीं चल रही है? महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है क्या वो क्षेत्रीय दलों से नहीं चल रही है? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाई थी, क्या वो क्षेत्रीय दलों से नहीं बनाई थी? तो कहाँ नहीं है, कौन से स्टेट में संदीप क्षेत्रीय चौधरी दल जी, नहीं आप है, बात कहाँ- को घुमा रहे हैं। मैं आपसे सीधी बात पूछना चाह रहा हूं कि जो हालात 1989 से शुरू हुए थे गठबंधन सरकारों की, वो भी खासकर केंद्र में, जिसके बाद लगता ही नहीं था कि देश में कोई सरकार चल रही है। कभी आतंकवादी किसी की बेटी, गृह मंत्री की बेटी उठा ले जाते थे, कभी किसी को उठा ले जाते थे, आतंकवादी छोड़े जाते थे। पूरा देश आतंकवादियों का गढ़ बन गया था। लगता था हमारी यही नियति है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आतंकवादियों को छोड़ा जाता था, जहाज में बैठाकर ले जाया जाता था। तो आप बताइए मुझे कौन सी वो सरकार वही तो थी मैं जब कह रहा हूं। आतंकवादियों आप को पार्टी बैठाकर की बात मत करिए, जब मोदी की बात आतंकवादी- करिए। जब- मोदी है जब तो मुमकिन आतंकवादी है, संसद के अंदर मोदी घुस है जाते तो थे, मुमकिन जब है। आप आतंकवादी मानते हैं या संसद के नहीं? अंदर घुस जाते थे, तो बताइए मुझे कौन सी सरकार थी जब मोदी आतंकवादी है संसद तो के अंदर मुमकिन घुस है, जाते थे? बताइए मानते हैं कि नहीं आप? मोदी की बात करिए आप। मैं ये मानता हूँ कि पूर्ण बहुमत की जो भी सरकार होगी वो अच्छे डिसीजन ले पाएगी, लेकिन वो अच्छे डिसीजन जब ले पाएगी जब वहां पर सबको बराबर काम करने का अधिकार दिया जाएगा। अगर दूसरे लोगों का गला घोंट दिया जाएगा या उपराष्ट्रपति तक आपका इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा और आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्यों हो गया। अगर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के बड़े नेता है वो ये कहते हैं कि हिमांशी सोनी गायब है और आपको पता नहीं चलता हिमांशी सोनी कहाँ है, तो ये सोचने वाली बात संदीप है। चौधरी जी, अगर पहले वो- हमें ये समझना होगा कि आप उनकी बातों को अगर गंभीरता से ले रहे हैं तो सारी बातों को लीजिए, फिर इटली वाली सोनिया गांधी की भी बात हो जाएगी जो आपको बेहद अखरेगी। रतन तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरे कंक्लूड करिए, कंक्लूडिंग रिमार्क आपके। रतन तिवारी जी की आवाज नहीं आ रही हमारे पास। दीपक शर्मा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम कर सकता है, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हृष्ट है तब वो काम करे। और राजनीति में ऐसा कोई मानक नहीं है कि 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 100 वर्ष। जब तक भीष्म पितामह देखना, भीष्म पितामह एक ऐसा उदाहरण है, हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमारे पुराण बताते हैं कि जब तक इस शरीर में क्षमता है, हम ऐसा संकल्प करते हैं कि जब तक प्रभु पल तक, उस आखिरी क्षण तक हम लड़ेंगे। बेहद अहम बात कर रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं कि आरएसएस जिसकी बात हो रही है, जिसके सरसंघचालक मोहन भागवत जी की, वहां भी तीसरे सरसंघचालक बाला साहब देवरस 80 की उम्र तक काम करते रहे। चौथे सरसंघचालक रज्जू भैया राजेंद्र सिंह जी 81 साल, पांचवें एस सुदर्शन जी 81 साल तक ये लोग काम करते रहे। यानी उम्र कहीं भी बाध्यता नहीं है। और कांग्रेस जानबूझ के गलत प्रकरण को उठाकर गलत तरीके से कोट कर रही थी ताकि इस देश में भ्रम फैले, लेकिन यह स्थिति अब नहीं है। शायद उसके पीछे कारण ये नहीं है कि मीडिया उसके बारे में बात बता रही है, बल्कि लोगों का मोदी पे भरोसा है जो आज भी कायम है, और शायद ये भरोसा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आप सभी मेहमान इस चर्चा में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए पर न्यूज के साथ।